हाय। अब हम यदि आरटीपी की बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट कोई चीज होती है एग्जाम के पहले, तो वो होती है आरटीपी। रीजन, आरटीपी से कभी कभी क्वेश्चंस डायरेक्ट पेपर में उठ के आते हैं पहला। तो यदि आप आरटीपी जल्दी से जल्दी भी करके चले जाओगे तो एटलीस्ट वहां पे क्वेश्चन आपको नया नहीं मिलेगा। सेकंड, आरटीपी के थ्रू आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर सकते हो। मैं मेरी कोशिश रहेगी बहुत जल्दी से जल्दी इस आरटीपी को पूरा कराने की। आरटीपी फॉर May 25 जीएसटी सीए इंटर का। चलो, पहला आता है केस सिनेरियो। केस सिनेरियो सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। या तो पूरी केस स्टडी पढ़ो, और जो तरीके से मैं करता था वो ये था। मैं क्या करता था, पहले क्वेश्चंस पढ़ता था, फिर मोटा मोटा ऊपर ऊपर से पैराग्राफ देखता था कि उस क्वेश्चन का कौन सा पैराग्राफ लिंक हो रहा है। जैसे मैं करके बताता हूँ। सर, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ द फाइनल रिटर्न इन द स्टेट ऑफ असम। मतलब फाइनल रिटर्न की डेट, फाइलिंग की ड्यू डेट क्या है। अब मैं केस स्टडी पे गया। पहला पैराग्राफ है कंपनी के बारे में, कंपनी कैसे ऑपरेट होती है। सेकंड पैराग्राफ में मुझे स्टार्टिंग में दिखा कंपनी डिसकंटिन्यूज इट्स ऑपरेशन। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं ऑपरेशन डिसकंटिन्यू हो रहा है, मतलब यहीं पे फाइनल रिटर्न जाएगा। ठीक है सर। अब मेरे को तीन डेट्स दे दी है। पहली, डिसकंटिन्यू कब हुआ है, 15 दिसंबर को। दूसरा, ऑनलाइन एप्लीकेशन कब गया है, 5 जनवरी को, उसी दिन सस्पेंड हो गया है। तीसरा, ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन गया है 2 फरवरी को, और रजिस्ट्रेशन कैंसिल की इफेक्टिव डेट है 31 जनवरी। ठीक है। अब यदि मैं बात करूं फाइनल रिटर्न के कैंसिलेशन की, फाइनल रिटर्न का कैंसिलेशन माना जाता है डेट ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, विच एवर इज लेटर। डेट ऑफ कैंसिलेशन क्या है इस केस में, डेट ऑफ कैंसिलेशन है 31 जनवरी, और डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन क्या है 2 फरवरी, विच एवर इज लेटर, मतलब 2 फरवरी विद इन। ठीक है। फाइनल रिटर्न फाइल करना पड़ता है, करना होता है 3 मंथ्स फ्रॉम विच एवर द लेटर डेट। तो 3 मंथ्स फ्रॉम 2 फरवरी। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू रीअवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट हैज बीन रिवर्स्ड अर्लियर। आईटीसी लिया था, फिर रिवर्स कर दिया, अब रीअवेल करना है। अब रीअवेल को लेके सही सेंटेंस इनमें से कौन सा है। कंपनी could have reavailed the ITC only up to 30th November। बिल्कुल भी नहीं। 30th, कंपनी could have reavailed the ITC only up to 30th November, ये भी नहीं। ओनली अप टू द एंड ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, ये भी नहीं। सर ध्यान रखना, 16(4) में जो आईटीसी की टाइम लिमिट है 30th November, या ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, ये उस आईटीसी की बात है जो आप पहली बार ले रहे हो। तो यदि आपने कोई आईटीसी लिया, बाद में किसी कारण से रिवर्स कर दिया, रिवर्स करने के बाद फिर से रीअवेल कर रहे हो, उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। तो इस केस में आपका डी ऑप्शन, आईटीसी कैन बी रीअवेल्ड विदाउट एनी टाइम लिमिट आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ डिस्प्यूटेड। समझ में आया। ठीक है। थर्ड, अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड एट सोर्स अंडर जीएसटी लॉ बाय गवर्नमेंट एजेंसी ऑफ गुजरात। अब फिर से गवर्नमेंट एजेंसी वाला पैरा ढूंढ लेंगे। फर्स्ट पैरे में क्या था, फर्स्ट पैरा में क्या था, कंपनी के बारे में। सेकंड में, असम में एक बिजनेस बंद कर दिया। थर्ड में क्या है, कुछ तो डिस्प्यूट सेटलमेंट का मामला है। फोर्थ में क्या है, द कंपनी प्रोवाइडेड एकोमोडेशन सर्विसेज टू गवर्नमेंट एजेंसी। ठीक है, मोस्टली यही होगा, टीडीएस से पढ़ लेते हैं। कंपनी प्रोवाइडेड एकोमोडेशन सर्विसेज टू गवर्नमेंट एजेंसी ऑफ गुजरात। मतलब लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट कहाँ है सर, गुजरात में। ठीक है। बट होटल कहाँ पे है, राजस्थान में। मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई, सर होटल के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, लोकेशन वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आ जाएगा, राजस्थान। ठीक है। और हम भी कहाँ पे रजिस्टर्ड है, यहाँ पे दिया हुआ है, अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। यदि हम राजस्थान में हैं, ठीक है, यदि हम हमारा होटल राजस्थान में है, तो सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लाई भी राजस्थान होगा। होटल वाली सर्विसेज हमेशा इंटर स्टेट होती है, उस पर हमेशा क्या आता है, सीजीएसटी एसजीएसटी।
अब मामला ये है कि लोकेशन ऑफ स्टेट राजस्थान है, प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर राजस्थान है, प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान है, बट लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट एक दूसरा स्टेट है, गुजरात। इस केस में कभी भी टीडीएस नहीं होता है। सर अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड टू बी सोर्स क्या आएगा? नील। ठीक है। अब अमाउंट ऑफ टीसीएस अंडर द जीएसटी लॉ ड्यूरिंग जनवरी। अब पैराग्राफ ढूंढो। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी तमतम सप्लाइड गुड्स वर्थ 75 लाख थ्रू द कंपनीज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। सर ई कॉमर्स वर्ड आ गया, मतलब ईसीओ वाला है। आउट ऑफ दिस सप्लाई द, ठीक है, तो दमदम ने 75 लाख के कंपनी के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से सप्लाई किया है। कितने का? 75 लाख। उसमें से 15 लाख का रिटर्न भी हो गया है। ठीक है, बट आगे भी कुछ इंफॉर्मेशन है। फर्दर द कंपनी ऑल्सो सप्लाइड इट्स ओन प्रोडक्ट। कभी भी टीसीएस यदि आप ओन प्रोडक्ट सप्लाई करते हो ई कॉमर्स से तो नहीं कटता है। ठीक है। तो थ्रू द ई कॉमर्स द अमाउंट ऑफ होटल अकोमोडेशन सर्विस सप्लाइड थ्रू ई कॉमर्स पोर्टल बाय होटल ओनर्स नॉट रिक्वायर्ड। सर ये भी नहीं आएगा। ठीक है। तो आपका कितना आ गया? 60 लैक्स। इसका 0.5%। 75 माइनस 15 इंटू 0.5% कितना आता है? 30। अब व्हाट इज द लास्ट डेट फॉर इशुएंस ऑफ इनवॉइस? लास्ट डेट फॉर इशुएंस ऑफ इनवॉइस इन रिलेशन टू कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड बाय कंपनी फॉर द लास्ट ट्रेंच ऑफ पेमेंट। मतलब कि ये कहीं ना कहीं सेक्शन 31 से रिलेटेड एमसीक्यू है। सेक्शन 31 मतलब टैक्स इनवॉइस इशू करने की टाइम लिमिट। ठीक है। The company also completed a project for construction of road for a government agency on 31st December. ठीक है। Total time taken for completion of project was more than 13 months. ठीक है। As per the contract, the last tranche of payment of 25% of the contract value was linked to date of issuance of completion certificate. सर एक कहानी सुनना। सेक्शन 31 में कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में इनवॉइस कब इशू करते हैं उसकी टाइम लिमिट बताइए। उसकी टाइम लिमिट 3 फैक्टर्स पे है। यदि पेमेंट का ड्यू डेट असर्टेनेबल है तो वो, यदि पेमेंट का ड्यू डेट असर्टेनेबल नहीं है तो वो, और तीसरा यदि कंप्लीशन ऑफ इवेंट से कोई चीज लिंक्ड हो तो उस केस में। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो केस है ना, ये कंप्लीशन ऑफ इवेंट वाला है। कंप्लीशन ऑफ इवेंट के केस में यदि कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है तो टैक्स इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट होती है डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सच इवेंट। ठीक है। द कंप्लीशन सर्टिफिकेट वॉज इशूड बाय द गवर्नमेंट इंजीनियर ऑफ 15 जनवरी। तो जिस दिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू हो गया उस दिन आपका टैक्स इनवॉइस बन जाना चाहिए। करेक्ट है? 15 जनवरी। ठीक है। मैंने आंसर पहले से बुक मार्क इसलिए कर रखे हैं ताकि हम जल्दी जल्दी कर सकें। चलो, सिक्स्थ क्वेश्चन फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है, लास्ट में देखेंगे। सेवंथ क्वेश्चन पे आते हैं। मेहुल इंटरप्राइजेज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। ठीक है। मेहुल इंटरप्राइजेज जीएसटी में रजिस्टर्ड है यूपी में, और एक मंथली रिटर्न फाइलर है जो कि, हाँ, ये क्वेश्चन क्या है मैं आपको बताता हूँ। सर मेहुल इंटरप्राइजेज एक जीएसटी रजिस्टर्ड है, वो मंथली जीएसटीआर 1 भरता है। उसने जनवरी का जो जीएसटीआर 1 है वो एकदम टाइम लिमिट 11 फरवरी को भरा है, बट 14 फरवरी को मेहुल इंटरप्राइजेस के अकाउंटेंट को एक गलती नजर आई कि अरे हम तो एक इनवॉइस जीएसटीआर 1 में डालना ही भूल गए। किसका? वैशाली ट्रेडर्स का। हमने जीएसटीआर 1 समय से 11 फरवरी को फाइल कर दी है, बट एक वैशाली ट्रेडर्स का एक इनवॉइस हम जीएसटीआर 1 में डालना भूल गए। अब मेहुल एंटरप्राइजेस पूछ रहा है कि भाई क्या किया जा सकता है, क्या अमेंडमेंट डाली जा सकती है, जो भी हो सकता है बताओ। जीएसटीआर 3B पे इसका क्या इफेक्ट रहेगा और 2B पे क्या इफेक्ट रहेगा। ठीक है। सर यदि आप अपने जीएसटीआर 1 में कोई डिटेल्स भूल गए हैं, आप अमेंड कर सकते हैं जीएसटीआर 1 में। अमेंड कब से कब तक कर सकते हैं? जिस दिन आपने गलती निकाल ली है उस दिन से लेके जीएसटीआर 3B फाइल करने के पहले तक। ठीक है। सर इनने, इनके अकाउंटेंट को पता चला 14 फरवरी को कि हम वैशाली ट्रेडर्स का इनवॉइस लगाना भूल गए हैं, तो ये 14 फरवरी से लेके 20 फरवरी के पहले तक, 14 फरवरी से लेके 20 फरवरी के पहले तक ये अमेंडमेंट डाल दे। ठीक है। ठीक है। जो भी है अच्छा, अमेंडमेंट कहाँ डालेंगे? जीएसटीआर 1A में, जीएसटीआर 1A में।
ठीक है सर, जो भी अमेंडमेंट डालेंगे उसका करस्पॉन्डिंग इफेक्ट जीएसटीआर 3B में अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मतलब जो इनवॉइस वैशाली ट्रेडर्स का ही जीएसटीआर 1A में डालेंगे उसका भी अपने आप जीएसटीआर 3B में इफेक्ट आ जाएगा। मतलब वो प्लस हो गया जीएसटीआर 3B में टर्नओवर में, और जीएसटी अमाउंट में प्लस होके दिख जाएगा। बट आप जो जीएसटीआर 1A में अमेंडमेंट डालते हो वो 3B में तो इफेक्ट कर देता है, बट वैशाली ट्रेडर्स को उनके जीएसटीआर 2B में कब दिखेगा? अगले महीने। आप समझना, जनवरी का जीएसटीआर 1 कब जाता है? 11 फरवरी। 3B कब जाता है? 20 फरवरी। मान लो हमने अमेंडमेंट डाल दिया 1A में, 14 फरवरी को गलती मिली है, मान लो 15 फेब को डाल दिया है। ठीक है, इतनी कहानी समझ आ गई? वैशाली ट्रेडर्स के जीएसटीआर 2B में ये आपको मिलेगा मार्च, मतलब फेब के 2B में। मतलब वैशाली ट्रेडर्स को उनका फरवरी का जीएसटीआर 2B जो उनको मार्च में दिखेगा पोर्टल पे, उसमें मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद वो आईटीसी ले पाएंगे। क्लियर है? एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन की कहानी क्या है? एट्थ क्वेश्चन की कहानी ये है कि एक एम्प्लॉय है कंपनी का, ये एम्प्लॉय मुंबई में रहता है, ये एम्प्लॉय अनरजिस्टर्ड पर्सन है। इसके बेटे का एक प्रोजेक्ट आया, इसलिए इसको एक लैपटॉप ऑर्डर करना रहा, इसको एक लैपटॉप चाहिए था। इसने क्या किया, मुंबई में बैठे बैठे ई कॉमर्स पोर्टल से लैपटॉप ऑर्डर कर दिया। अच्छा, बेटा कहाँ रहता है? मतलब इसका पुश्तैनी घर कहाँ पे है? सर यूपी में। ठीक है, सन कहाँ रहता है? यूपी में। तो जब ये एम्प्लॉय ने ई कॉमर्स पोर्टल पे ऑर्डर किया तो इसने बिलिंग एड्रेस तो अपना मुंबई का डाला, बट जो है शिपिंग एड्रेस इसने अपना यूपी का डाला। अब क्वेश्चन ये है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी? यदि हम सेक्शन 10(1)(CA पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? 10(1)(CA, तो उसमें क्लियरली लिखा है कि यदि सप्लाई किसी अनरजिस्टर्ड, सप्लाई ऑफ गुड्स किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को करी जाती है तो प्लेस ऑफ सप्लाई है लोकेशन एज मेंशन्ड, लोकेशन जो भी एड्रेस है एज मेंशन्ड इन द इनवॉइस। क्या? लोकेशन एज पर एड्रेस मेंशन्ड ऑन द इनवॉइस, मतलब इनवॉइस पे जो भी एड्रेस मेंशन्ड है वो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि इनवॉइस पे दो एड्रेस मेंशन रहेंगे, बिलिंग एड्रेस पे मुंबई वाला जहां पे कि एम्प्लॉय रह रहा है, शिपिंग एड्रेस पे आपका यूपी वाला जहां पे कि बेटा रह रहा है एम्प्लॉय का। ठीक है, इसको लेके एक क्लेरिफिकेशन आ गया था कि यदि ऐसा हो जाए, भाई सेक्शन ने क्या बोला, सेक्शन 10(1)(CA ने प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? वो लोकेशन जो कि एड्रेस पे मेंशन्ड है। अब यहाँ पे एड्रेस पे दो, यहाँ पे जो कि इनवॉइस पे मेंशन्ड है, अब यहाँ पे इनवॉइस पे दो एड्रेस मेंशन्ड है, एक बिलिंग वाला एक शिपिंग वाला। एक सर्कुलर आया है स्पेसिफिकली इसके लिए कि यदि आप ई कॉमर्स पोर्टल से ऑर्डर कर रहे हो और बिलिंग एड्रेस शिपिंग एड्रेस अलग है, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई हमेशा शिपिंग एड्रेस बनेगा, क्योंकि एट लास्ट गुड्स तो वहीं जा रहे हैं ना। ठीक है, तो इस केस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा यूपी, मतलब बरेली। आप चाहो इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ सकते हो, मैंने समराइज करके दे दिया आपको। नहीं भी पढ़ोगे तो आप इतना याद रख सकते हो कि भाई एम्प्लॉय मुंबई में रहता है, अनरजिस्टर्ड है, बेटे का प्रोजेक्ट था, बेटे को एक लैपटॉप चाहिए था, एम्प्लॉय ने मुंबई में बैठे बैठे ई कॉमर्स पे ऑर्डर कर दिया, बिलिंग एड्रेस मुंबई है, शिपिंग एड्रेस बरेली है, यूपी का एक जगह। तो 10(1)(CA लग जाएगा, और जो शिपिंग एड्रेस है बरेली वो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन बोलता है कि सर टैक्सेबिलिटी डिटरमाइन करो उन सर्विसेज की जो कि इंडियन रेलवेज दे रहा है। मतलब सप्लायर कौन है? इंडियन रेलवेज, ये सर्विसेज दे रहा है एज अ सप्लायर। ठीक है, क्लॉक रूम सर्विस प्रोवाइडेड टू पैसेंजर। क्लॉक रूम मतलब मेरी दो ट्रेनें हैं, एक ट्रेन और दूसरी ट्रेन के बीच में 8 घंटे का फर्क है, मैं अपना पूरा सामान उठा के वहां पे एक क्लॉक रूम होता है, लगेज रूम, वहां पे रख देता हूँ। मुझे एक पर्ची मिलती है और 6 घंटे 12 घंटे के कुछ 50 रुपए 20-30 रुपए कटते हैं। क्या वो जो 20-30 रुपए मेरे से इंडियन रेलवेज ले रहा है मेरा सामान रखने के लिए क्लॉक रूम, क्या उस पर जीएसटी आएगा? सर एग्जाम्प्ट होता है। सेकंड, सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर इन सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास और एसी को छोड़ के
बाकी सारी क्लासेस एग्जाम होती है। यदि आप फर्स्ट क्लास या एसी क्लास में ट्रेवल करते हो तो ही जीएसटी कटता है, बाकी पूरा एग्जाम होता है। तीसरा, प्लेटफॉर्म टिकट सोल्ड टू पैसेंजर। मैं अपने एक रिश्तेदार को रेलवे स्टेशन छोड़ने गया, मुझे प्लेटफॉर्म टिकट लेनी पड़ी जीएसटी से एग्जाम के। मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या मैं सही भी पढ़ा रहा हूँ ना। वैसे तो सब मुंह जुबानी रटा हुआ है। रेंटिंग ऑफ वेयर हाउस लोकेटेड इन बेंगलुरु रेलवे स्टेशन टू पारस ट्रेडर्स रजिस्टर्ड इन चेन्नई। ये भी मैंने ही खुद सॉल्व किया है, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एग्जाम एग्जाम एग्जाम। पर मेरे को टाइम नहीं मिला आरटीपी से क्रॉस चेक करने का। रेंटिंग ऑफ वेयर हाउस लोकेटेड इन बेंगलुरु रेलवे स्टेशन टू पारस ट्रेडर्स रजिस्टर्ड इन चेन्नई, मतलब रेलवे एक रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहा है काई की, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की। सर ये टैक्सेबल होता है और ये फॉरवर्ड चार्ज पे टैक्सेबल होता है। हाँ ये टैक्सेबल होता है और ये फॉरवर्ड चार्ज पे टैक्सेबल होता है। ठीक है। हम्म। उसके बाद सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर इन एयर कंडीशनर कोच। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, यदि आप फर्स्ट क्लास या एसी कोच में ट्रेवल करते हो तो टैक्सेबल होता है। ठीक है। नेक्स्ट, सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रिलीफ मटेरियल मेंट फॉर विक्टिम्स ऑफ फ्लड रिलेटेड। फ्लड रिलेटेड में जाता है, हमेशा एग्जाम्प्ट होता है। उसके बाद सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर, ऑर्गेनिक मैन्योर भी एग्जाम्प्ट होता है। ऑर्गेनिक मैन्योर मतलब खाद। ठीक है। लास्ट, मिस्टर हृदय है, उसने एक वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लिया जीएसटी लॉ में मध्य प्रदेश में जनवरी। ठीक है, क्या लिया सर? वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन जनवरी में, बट उसने सितंबर तक बिजनेस कमेंस नहीं किया। अक्टूबर में प्रॉपर ऑफिसर ने उसको एक शो कॉज नोटिस दिया कि हम तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाहते हैं। क्या प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल कर सकता है? हाँ सर। जनवरी में वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया, सितंबर तक बिजनेस कमेंस नहीं किया। एक कंडीशन है, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है यदि आपने वॉलंटरी बेसिस पे रजिस्ट्रेशन लिया हो और रजिस्ट्रेशन लेने के बाद विद इन 6 मंथ्स बिजनेस कमेंस नहीं किया। अब यदि उसने जनवरी में ले लिया तो फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, उसको जुलाई तक बिजनेस कमेंस कर देना था, उसने नहीं किया। बिल्कुल ऑफिसर कैंसिल कर सकता है, ऑफिसर का जो पॉइंट है वो बिल्कुल ही वैलिड है। इसके अलावा आप इस आंसर में ये और भी पॉइंट्स लिख सकते हो, जैसा मैं आरटीपी के सॉल्यूशन में देख रहा हूँ कि और किस किस बेसिस पे रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। तो यदि एक पर्सन ने वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लिया और विद इन 6 मंथ्स बिजनेस स्टार्ट नहीं किया हो, या फिर किसी पर्सन ने जो रजिस्ट्रेशन लिया है वो बाय मीन्स ऑफ फ्रॉड लिया है, मतलब कि उसने फेक डॉक्यूमेंट्स दिखा के और उस तरीके से सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स फैक्ट्स छुपाते हुए रजिस्ट्रेशन लिया है, या फिर उसने जो भी प्लेस ऑफ बिजनेस जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते समय डिक्लेयर करी थी वो उस प्लेस ऑफ बिजनेस से अपना धंधा नहीं चला रहा है, उस केस में भी उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल किया जा सकता है। इसके अलावा यदि कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 6 मंथ्स तक आप अपने रिटर्न फर्निश नहीं करते हो, क्या बोला? कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 6 मंथ्स तक एक रजिस्टर्ड पर्सन अपने रिटर्न फर्निश नहीं कर रहा है अंडर सेक्शन 39(1), तो भी कैंसिल किया जा सकता है। कॉम्पोजिशन के केस में यदि एक फाइनेंशियल ईयर में, यदि एक फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद यदि वो अपना रिटर्न आगे 3 महीने तक, जब जो ड्यू डेट थी रिटर्न फाइल करने की उसके आगे 3 महीने तक यदि उसने फाइल नहीं किया है तो भी उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। तो 10th क्वेश्चन भी बहुत इजी था। मेन यदि इसमें हम आंसर का बोले तो मेन आंसर तो यही है कि भाई उसने 6 महीने तक रजिस्ट्रेशन, उसने 6 महीने तक रजिस्ट्रेशन लेने के बाद बिजनेस कमेंस नहीं किया, इसलिए उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। आसान था। यदि इसकी बात करें, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान था। प्लेस ऑफ सप्लाई की बात करें, ये भी आसान था। मेहुल एंटरप्राइजेस की बात करें, ये भी आसान था। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे। सूर्या इज एंगेज इन प्रोवाइडिंग अ बुके ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ कार। मतलब एक पर्सन है सूर्या, वो बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज देता है इंक्लूडिंग ऑफ रेंटिंग ऑफ कार।
रेंटिंग ऑफ कार। सबसे पहले इंडिविजुअल की बात हो रही। सर मेनली जो कंपटीशन ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी वाला क्वेश्चन आता है ना, इसमें आरसीएम होता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई होता है, एग्जम्पशन होता है, आईटीसी होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। अब मुझे सबसे पहले ये देखना है क्या वो इंडिविजुअल है, बॉडी कॉर्पोरेट है, क्योंकि आरसीएम में काम आएगा। ये कुछ चीजें ना ध्यान रखें। सबसे पहले निकाल लो क्या वो इंडिविजुअल है, बॉडी कॉर्पोरेट है, तो आपको आरसीएम में बहुत काम आएगा। ठीक है। फिर ये निकाल लो कि वो रजिस्टर्ड कहाँ पे है, तो मेरे को प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने में बहुत काम आएगा। वो रजिस्टर्ड है राजस्थान में। अब मैंने ये तो इंफॉर्मेशन निकाल ली, अब मेरे लिए देखना क्वेश्चन कितना आसान हो जाए। अच्छा, इसका भी मैंने सॉल्यूशन पूरा सॉल्व करके रखा हुआ है। अच्छा, अब उसने जनवरी मंथ में कुछ सर्विसेज दी है। हमसे क्या बोला गया है, जनवरी मंथ के लिए उसकी नेट जीएसटी की लाइबिलिटी जो पेबल इन कैश है वो निकाल। याद रखना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिर्फ जनवरी मंथ के लिए निकालना है। ठीक है सर। पहला क्या है, ऑर्गेनाइज्ड अ बिजनेस एग्जीबिशन इन गुजरात फॉर जिग्नेश इंडस्ट्रीज। सर गुजरात में उसने बिजनेस एग्जीबिशन लगाई है, गुजरात में। ठीक है। जब आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ इवेंट करते हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 12 के हिसाब से पता है क्या होता है, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट यदि रजिस्टर्ड हो। यदि रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। ठीक है। तो इस केस में आपका रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है, और इसलिए आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा गुजरात। क्या मैं बोल रहा हूं, बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं। ठीक है। तो ये मैंने आंसर, वैल्यू 20 lakhs, आईजीएसटी 3.6। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन पढ़ने के पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट्स पढ़ लो। पहला नोट है, रेट्स 9%, 9%, 18% रहेंगे। कार रेंटल और ट्रांस और जीटीए में 2.5, 2.5, 5 है। मतलब जितनी भी आउटपुट है वो 18% वाली है, सिर्फ कार रेंटल और जीटीए 5% वाली है। ठीक है सर, समझ गया। अच्छा सॉरी, दूसरा, सारे अमाउंट जो दिए हुए हैं वो एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है, मतलब जो भी ऊपर वैल्यूज दी है ये सारी, ये ये इस पे मुझे डायरेक्टली रेट मार देना है। तीसरा, आईटीसी का कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं है, क्वेश्चन और सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, आ जाओ। ऑर्गेनाइज अ बिजनेस एक्सिबिशन इन गुजरात फॉर जिग्नेश इंडस्ट्रीज रजिस्टर्ड इन गुजरात। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, गुजरात। इंटर स्टेट बन गया, बन गया। 20 lakhs, 3.6 लाख का आईजीएसटी। ठीक है सर, नेक्स्ट। प्रोवाइडेड एकोमोडेशन सर्विसेज टू 10 सीए स्टूडेंट्स जो कि राजस्थान से हैं इन अ हॉस्टल। हॉस्टल एकोमोडेशन चार्जेस कितने, 22,000 पर स्टूडेंट पर मंथ। एज पर एग्रीमेंट मिनिमम पीरियड ऑफ स्टे 4 महीने का है। ठीक है सर, यदि रेंट 20,000 पर मंथ तक होता है तो एग्जाम्प्ट होता है, गिवन दैट द कंडीशन मिनिमम स्टे 90 days का है। यहाँ पे मिनिमम स्टे 4 months का वादा किया हुआ है, पहली चीज। अब यहाँ पे पता है अधिकतर लोग क्या गलती करते हैं, लोग 22,000 इंटू 4, ये मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इंटू 10 कर देते हैं। इंटू 4 क्यों, क्योंकि मिनिमम स्टे 4 है। पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि हमें सिर्फ जनवरी मंथ का निकालना है। कब का निकालना है, सिर्फ जनवरी मंथ का। ठीक है। तो इस केस में आपकी जो सप्लाई है वो इंट्रा स्टेट है। पहली बात तो क्या है, इस केस में आपकी सप्लाई इंट्रा स्टेट है। क्या है, इंट्रा स्टेट है, क्योंकि राजस्थान से राजस्थान में ही है। ठीक है। दूसरा, ये जो वैल्यू दी गई है ये एकदम सही है, क्यों, 22,000 इंटू 10, एग्जाम नहीं है और हमें एक ही महीने का चाहिए। ठीक है, 22,000 और लगा देना आप 99%। ठीक है। परफॉर्म कार्नेटिक म्यूजिक टू प्रमोट अ ब्रांड। अब आप जब परफॉर्मेंस देते हो और जब आप एज अ ब्रांड एम्बेसडर देते हो तो वो भी एग्जाम नहीं है।
तो ये भी एग्जाम नहीं है। सर्विस आपने कहाँ पे दी है? रिगली गारमेंट्स को, ये रजिस्टर्ड इन राजस्थानी है, मतलब इंट्रा स्टेट सप्लाई है। 1,45,000। 9%, 9%। अगला, इंट्रा स्टेट सर्विस प्रोवाइडेड एज बिजनेस करस्पॉन्डेंट ऑफ मनी मनी बैंक। बिजनेस करस्पॉन्डेंट बैंक को सर्विस दे रहा है, ये आरसीएम में नहीं आता। आरसीएम में आता है एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट, जब बिजनेस करस्पॉन्डेंट को सर्विस देता है। ठीक है। और ये जयपुर सिटी ब्रांच के लिए है। एग्जाम्प्ट कब होता है? जब रिमोट एरिया की ब्रांच होती है, तो ये एग्जाम्प्ट भी नहीं है। ठीक है। तो 1,20,000 पे 99%। लास्ट, रेंटेड अ कमर्शियल प्रॉपर्टी। सर कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट हो रही है, एग्जाम्पशन का तो नाम भी मत लेना। इन जयपुर राजस्थान, मतलब इंट्रा स्टेट है। टू गंगा लिमिटेड, मतलब सूर्या गंगा लिमिटेड को एक प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहा है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, जोधपुर में ही प्रॉपर्टी है, और सूर्या उस गंगा लिमिटेड का डायरेक्टर है। बहुत लोग इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे कि डायरेक्टर अपनी ही बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी को सर्विसेज दे रहा है, आरसीएम में डायरेक्टर के ऊपर टैक्स आएगा। वो तब आता है जब जो डायरेक्टर सर्विसेज दे रहा है वो इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर होता है। ये इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर नहीं है, ये इन पर्सनल कैपेसिटी है। यहाँ पे आप रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कर रहे हो। ठीक है, तो ये भी फॉरवर्ड चार्ज में आएगा। रेंटिंग 3 लाख, 9% पे। अब, स्पॉन्सर्ड अ बिजनेस समिट ऑर्गेनाइज्ड इन बीकानेर बाय एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मतलब चैम्बर ऑफ कॉमर्स सूर्य। आप इवेंट स्पॉन्सर कर रहे हो, बदले में आपको सर्विस सर्विस मिल रही है ब्रांड प्रमोशन की। सर स्पॉन्सरशिप ना कभी भी सर्विस नहीं होती, ये बात ध्यान में। स्पॉन्सरशिप कंसिडरेशन होता है, ब्रांड प्रमोशन सर्विस होती है, उसका कंसिडरेशन होता है स्पॉन्सरशिप। यहाँ पे सूर्या स्पॉन्सर कर रहा है एक बिजनेस समिट को। तो यदि वो स्पॉन्सर कर रहा है तो जाहिर सी बात है, जो भी जहां पे भी बिजनेस समिट हो रहा है वहां उसके बड़े 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 बोर्ड्स लग गए होंगे कि भाई सूर्या भाई ने किया, सूर्या भाई ने किया। अमाउंट है 5 लाख रुपीज। ठीक है। तो यहाँ पे हम रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट है मतलब ये हमारा आईटीसी है। पहली चीज। दूसरी, स्पॉन्सरशिप वाली सर्विसेज आरसीएम में भी आती है, बट ध्यान रखने वाली बात क्या है? रिसिपिएंट कौन है? रिसिपिएंट इंडिविजुअल है, तो ये आरसीएम में नहीं आएगा। रिसिपिएंट सूर्य इंडिविजुअल, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखाया था। ठीक है। तो रिसिपिएंट कौन है? इंडिविजुअल है, सूर्या। तो ये आईटीसी आएगा, नो आरसीएम। रिसीव्ड। ठीक है, मैंने क्या किया? स्पॉन्सरशिप सर्विसेज 5 लाख। क्लियर। Received the service of transportation of goods by road from Sindhu Transporter, an unregistered goods transport agency of जो। ठीक है सर, ये जीटीए है। अब एक बात ध्यान देना, जीटीए मेरे को सर्विस दे रहा है, आरसीएम में आएगा। मेरे को आरसीएम में टैक्स पे करना है, और तुरंत मुझे लगे लगे ही आरटीसी मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ वो आईटीसी की लिख रहा हूँ। तो 2 मिनट के लिए मैं यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ कि भाई ये आरसीएम वाली है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये आरसीएम वाली है, इसको बाद में हम सुलझ लेंगे। ठीक है। बट अभी आईटीसी की डिटेल्स तो मैं अपनी कंप्लीट कर लूँ। ठीक है, तो 2 लाख पे 5% के हिसाब से। लास्ट, टेकन कार ऑन रेंटल बेसिस फ्रॉम अजय लिमिटेड। ठीक है सर, ये जीटीए नहीं है। बताओ क्यों? क्या मैं तो सही बोल रहा हूँ ना? करेक्ट। सूर्या बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। अनऑर्गेनाइज्ड से हम ऑर्गेनाइज्ड की तरफ तो नहीं जम रहे, है ना? तो ये जीटीए, और यहाँ पे तो अजय लिमिटेड, ये तो खुद ही ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है, तो आरसीएम नहीं आएगा। तो नो आरसीएम। बट हमारी, हमने सर्विसेज ली हैं, तो हम आईटीसी लेंगे। तो अगेन मेरी आईटीसी की डिटेल्स इसी के साथ पूरी हो जाती हैं। अब मेरा टोटल आउटपुट टैक्स मैंने टोटल कैलकुलेट कर लिया, मैंने मेरा टोटल आईटीसी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है।
अब मैं सीजीएसटी, देखो मेरे पास आईजीएसटी का आईटीसी तो है ही नहीं, होता तो पहले उसको यूटिलाइज करता। जितना सीजीएसटी और एसजीएसटी का आईटीसी है, मैंने ओवरऑल यूज किया, और मेरा टैक्स पेड इन कैश इतना आया है। अब ये जो टैक्स पेड इन कैश है ना, अभी मैंने इसमें आरसीएम वाला कैलकुलेट नहीं किया है। आरसीएम का भी एक है जो मैं कैश में पे करूंगा। आरसीएम वाला भी एक है जो मैं कैश में पे करूंगा, 2 लाख का 5%। तो टोटल कैश में पे कितना होगा? 16,900, 16,900, 3,60,000 और 5,000, 5,000। क्या आपको समझ में आया? क्वेश्चन सॉल्व करने का मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ ऐसे क्वेश्चंस में। सबसे पहले ये देखो, जिस जो सप्लायर है, जो हम सप्लायर है, हमारे एंगल से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इंडिविजुअल है या क्या है? आरसीएम में हेल्प होगी। दूसरी, कहाँ पे रजिस्टर्ड है। तीसरा, सबसे पहले अपने आउटपुट को जमाओ ध्यान से पढ़ पढ़ के। उसके बाद अपने इनपुट को जमाओ, वो इनपुट भी जो आरसीएम वाला नहीं है और वो इनपुट भी जो आरसीएम वाला है। ठीक है। उससे आपका जो नॉर्मल इनपुट, फॉरवर्ड चार्ज का इनपुट आउटपुट है, और जो फॉरवर्ड चार्ज का इनपुट मतलब जो नॉर्मल वाला है, उसका आप अपना टैक्स पेड इन कैश निकाल लो। उसके बाद जो आरसीएम है वो आप एंट्री के बाजू में लिखते जाओ। आरसीएम में देखो, आरसीएम में कुछ कॉम्प्लेक्सिटी तो होती नहीं है। आप आरसीएम कैश में पे करते हो और आईटीसी ले लेते हो। क्वेश्चन के नजरिए से यदि मैं बोलूँ तो आप आईटीसी पहले ले लेना, क्योंकि आपका मेन बड़ा ब्लॉक बिल्डिंग चल रहा है ना, फॉरवर्ड चार्ज का आउटपुट माइनस फॉरवर्ड चार्ज का इनपुट, है ना। बाद में आप आरसीएम को नोट कर लेना और उसको बाद में ऐड कर देना, आरसीएम का जितना भी टैक्स है उसको। आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। सपो चलो, यहाँ पे हमारी आरटीपी हो गई है। मैं मैंने कोशिश करी है जितने जल्दी से जल्दी करा सकता था उतने जल्दी से जल्दी कराने की। इस वीडियो को बिल्कुल भी मत छोड़ना, बाकी वीडियोस भले ही छोड़ देना। आरटीपी के क्वेश्चन कभी कभी सेम एज इट इज रिपीट होते हैं। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। कोशिश करता हूँ रात तक कोई और भी वीडियो डाल पाए तो डाल दूंगा, नहीं तो आप लोग तो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर ही रहे होगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।